हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज शुक्रवार फ्राइडे ग्रामर का टाइम है। ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस में पहला टॉपिक है आपका सिंपल सेंटेंस। मतलब जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि का आपने प्रयोग देखा, पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। पार्टिसिपल आपका तीन था, तीनों आपने देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, पहले हम जानेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है, फिर इसका हम प्रयोग देखेंगे किस तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब हम किसी मेन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। जब हम किसी मुख्य क्रिया से पहले मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले हम टू लगा देंगे, जैसे टू वॉक। और यह वाक्य में किसका काम करता है, और यह वाक्य में नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। और हिंदी वाक्य में जो इसका अर्थ आता है वह ना ने नीम से कोई एक आता है, या तो ना आएगा या तो नहीं आएगा या तो नी, क्रमशः। हाँ, प्राय इनका अर्थ ना ने नीम से कोई एक आएगा। एक बार हम फिर समझेंगे व्हाट इज इन्फिनिटिव। जब हम किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करता है। और प्राय हिंदी वाक्य में इसकी पहचान क्रिया में ना ने नी में से कोई एक आता है। जैसे इट इज टाइम टू गेट अप। इट इज टाइम टू गेट अप, उठने का समय हो गया है, उठने, टू गेट अप। गेट अप मीन्स उठना, इसके पहले क्या लग गया, टू। ठीक, इट इज टाइम टू गेट अप। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ मतलब खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में आ गया और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में आ गया, ऑब्जेक्ट ग्रुप में आ गया। ठीक है, तो कहीं भी आ सकता है। जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में पहले आ गया, क्रिया के पहले आ गया तो सब्जेक्ट ग्रुप में हो गया, क्रिया के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट ग्रुप में आएगा। तो इस बात को पहले समझना जरूरी है कि इन्फिनिटिव होता क्या है। एक बार फिर समझेंगे, जब हम किसी भी वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटिव बन जाता है। और इन्फिनिटिव वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है और नाउन का काम करता है। हिंदी वाक्य में जब इसकी हम पहचान की बात करते हैं तो क्रिया के अंत में ना ने नी में से कोई एक आता है। जैसे यहाँ पे इट इज टाइम टू गेट अप, उठने का समय हो गया है, उठने ने आ गया यहाँ पे। टू प्ले मीन्स खेलना, ना शब्द आ गया, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरीके से हम जान गए कि आपका इन्फिनिटिव है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका हम प्रयोग देखेंगे। अभी आपने देखा कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कब करेंगे, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे। कम से कम दो वाक्य होंगे, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे, लेकिन दोनों की क्रियाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जो क्रिया होगी या मेन वर्ब वह अलग अलग होंगी, सब्जेक्ट क्रियाएं अलग अलग। साथ ही दोनों क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा, रीजन कारण परिणाम का संबंध होगा, या दोनों में से कोई एक क्रिया किसी उद्देश्य या फल का बोध कराएगा। तब ऐसी स्थिति में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग कब होता है, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्टिव और क्रियाएं अलग अलग, साथ ही दोनों क्रियाओं में रीजन या रिजल्ट का संबंध होगा, या दोनों में से कोई एक क्रिया उद्देश्य या फल का बोध कराएगा। तब
हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे यह समझना है कि दो क्रिया होगी, तो किस क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदलेंगे? जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करेगी, जो क्रिया किसी उद्देश्य को बताएगी, किसी पर्पस को बताएगी, उस क्रिया को हम किसमें बदलेंगे? इन्फिनिटिव में। मतलब उस क्रिया को हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे और उस फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, he wants to study, he has gone to वाराणसी। ठीक, एक एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पे। he wants to study, वो पढ़ना चाहता है। फिर दूसरा वाक्य है he has gone to वाराणसी, वो वाराणसी गया है। ठीक, तो वाराणसी क्यों क्रियाएं सब्जेक्ट देख रहे हैं, दोनों के एक है, इसमें भी का प्रयोग किया गया, इसमें भी का प्रयोग किया गया, दोनों के सब्जेक्ट एक है, क्रियाएं अलग अलग हैं, पढ़ना और जाना। ठीक, तो आप देखेंगे कि कौन सी क्रिया उद्देश्य प्रकट कर रही है। उद्देश्य क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़ना। उद्देश्य क्या था वाराणसी जाने का? पढ़ना उद्देश्य था। तो इस बात को हम लिख देंगे और जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करेगी उसको आगे जुड़कर हम लिख देंगे। तो वाराणसी जाने का उद्देश्य क्या था? पढ़ना। तो लिखेंगे he has gone to वाराणसी to study, मीन्स वो पढ़ने के लिए बनारस गया है या बनारस जा चुका है। जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करेगी, दोनों क्रियाओं को हम ध्यान से देखेंगे। उद्देश्य क्या है? पढ़ना। पढ़ना उद्देश्य, वाराणसी जाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ना। तो इस क्रिया को हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी कभी कभी हम देखते हैं कि वाक्य में क्रिया ऑलरेडी इन्फिनिटिव में होती है, तो उसको हम दूसरे वाक्य में केवल जोड़ देंगे, तो हो जाएगा he has gone to वाराणसी, ठीक, to study। he has gone to वाराणसी to study, वह बनारस जा चुका है। क्यों जा चुका है? जाने का उद्देश्य क्या है? टू स्टडी, पढ़ना। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, he went to market, he wanted to buy fruits। इस तरीके से he went to market, वह बाजार गया। he wanted to buy fruits, वह फल खरीदना चाहता था। सब्जेक्ट एक है दोनों की। बाजार जाने का उद्देश्य क्या था? फल को खरीदना, ये आपका उद्देश्य प्रकट कर रहा है। तो इस बात जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करेगी उस क्रिया को केवल हम दूसरे वाक्य में, जो एक वाक्य होगा उस वाक्य को पहले लिख करके जहां से क्रिया इन्फिनिटी होगी या नहीं होगी तो उस क्रिया को इन्फिनिटी में बदल कर आगे जोड़कर लिख देंगे, तो हो जाएगा he went to market to buy। देख रहे हैं क्रिया ऑलरेडी इन्फिनिटी में है, to buy fruits। he went to market to buy fruits। दूसरा एग्जाम्पल, he could not prepare well for the examination। दूसरा वाक्य है he has no sufficient time। ठीक, ध्यान देंगे कि कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखेंगे he could not prepare well for the examination, वह परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर सका। प्रिपेयर वेल, अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। किसकी? फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। he has no sufficient time, यहाँ पे हैज के डिवाइड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। he had no sufficient time, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो पर्याप्त समय का उद्देश्य क्या था?
परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना, यह उद्देश्य था। समय का उद्देश्य क्या था? परीक्षा का अच्छे से तैयारी करना। तो ये दूसरी क्रिया जो प्रिपेयर है ये उद्देश्य प्रकट कर रहा है, परीक्षा की तैयारी करना उद्देश्य था। तो इस वाक्य को हम पहले पूरा लिख देंगे और इस क्रिया को चेंज कर देंगे इंफिनिटी में, हो जाएगा आपका he had no sufficient time to कर देंगे यहाँ पे to prepare। बस जैसे ही क्रिया को इंफिनिटी में जोड़ देंगे उसके बाद का जो शेष भाग होगा उसको आगे जोड़कर लिख देंगे he had no sufficient time to prepare well for the एग्जामिनेशन। पर्याप्त समय का उद्देश्य क्या था? परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना। ठीक, तो इस तरीके से जो यहाँ पे परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना यहाँ पे उद्देश्य था, तो इस क्रिया को हम इंफिनिटी में बदल देंगे, अर्थात इस क्रिया से पहले हम टू लगाकर पहला वाक्य दूसरा वाक्य जो होगा, अगर पहले वाक्य से उद्देश्य प्रकट होगा तो दूसरे वाक्य को पहले लिख करके पहले वाक्य में जो क्रिया है उसको इंफिनिटी में बदल देंगे, या अगर दूसरे वाक्य से होगा तो पहले वाक्य को लिखने के बाद दूसरी क्रिया को इंफिनिटी में बदलकर शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू आगरा। दूसरा दे वांट टू सी द ताज। ठीक, दे आर गोइंग टू आगरा, वे आगरा जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा सेंटेंस है दे वांट टू सी द ताज, वे ताजमहल देखना चाहते हैं। तो आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताजमहल देखना, ये उद्देश्य प्रकट कर रहा है। दूसरी क्रिया से उद्देश्य प्रकट हो रही है तो पहले वाक्य को पूरा लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पे दे आर गोइंग टू आगरा। ये क्रिया उद्देश्य प्रकट कर रही है जो कि ऑलरेडी इंफिनिटी में है, उसको आगे जोड़कर लिख देंगे टू सी द ताज। ठीक, इस तरीके से जाएगा दे आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, he works very hard, he wants to obtain first division, he works very hard, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है ना, कठिन मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। he wants to obtain, obtain मतलब पाना, वो पाना चाहता है, क्या चाहता है? फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी पाना चाहता है। तो प्रथम कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? प्रथम श्रेणी पाना, फर्स्ट डिवीजन पाना। तो जब दूसरी क्रिया से उद्देश्य प्रकट होगा तो पहले वाक्य को पूरा लिख देंगे, अगर पहले क्रिया से उद्देश्य प्रकट होगा तो दूसरे वाक्य को पूरा लिख देंगे, फिर दूसरी क्रिया को इंफिनिटी में बदलकर शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे। तो इस वाक्य से उद्देश्य नहीं प्रकट हो रहा है, इससे प्रकट हो रहा है, जिसको हम पहले लेंगे he works very hard। क्यों मेहनत करता है? टू ऑब्टेन, ये क्रिया ऑलरेडी इंफिनिटी में है, टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, he sent his sons to America he wants to educate them। बहुत आसान है, एक बार में समझ में आएगा आपको। कहता है कि he sent his sons to America, उसने अपने लड़कों को, अपने पुत्रों को कहाँ भेज दिया? अमेरिका। क्यों भेज दिया? he wants to educate them, वो उनको पढ़ाना लिखाना चाहता था, शिक्षित करना चाहता था। तो अमेरिका भेजने का उद्देश्य क्या था? शिक्षित करना। ठीक है, अब करेंगे क्या?
तो शिक्षित कोई व्यक्ति खुद नहीं होता, उसको किसी के द्वारा शिक्षित किया जाता है। तब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इन्फिनिटी को पैसिव में बदलेंगे, इनटू पैसिव, यहीं पे समझ लेंगे, इनटू पैसिव। इन्फिनिटी का पैसिव क्या होता है, टू बी के बाद, अब हम जानते हैं कि टू बी के बाद पैसिव आसवन क्रिया किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में। तो कोई व्यक्ति खुद शिक्षित नहीं होगा, उसको किसी के द्वारा शिक्षित किया जाएगा। तब ऐसी स्थिति में उस क्रिया को हम पैसिव में बदल देंगे, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी पैसिव। इन्फिनिटी पैसिव क्या होता है, टू बी का प्रयोग करने के बाद आई क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो अमेरिका भेजने का उद्देश्य क्या था, शिक्षित करना। तो पहले इसको हम लिखेंगे कि सेंट हिज सन्स टू अमेरिका टू बी, अब इस क्रिया को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड। ये है, यही आपका है इन्फिनिटिव पैसिव, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव पैसिव। इन्फिनिटिव पैसिव क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे या टू के बाद हम बी का प्रयोग करके, और जब उसको थर्ड फॉर्म में रख देंगे तो वह क्रिया इन्फिनिटिव पैसिव हो जाती है। अब वहाँ पे देम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, देम का प्रयोग किसके लिए आया था, सन्स के लिए आया था। लेकिन जब एक वाक्य में कंबाइन कर देंगे तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ही सेंट हिज सन्स टू अमेरिका, उसने अपने लड़कों को अमेरिका भेज दिया। क्यों भेज दिया, टू बी एजुकेटेड, शिक्षित करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी आ माई अंकल, है ना। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी आ माई अंकल, मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा उद्देश्य था अपने अंकल को छोड़ना। सी आप मतलब छोड़ना या अलविदा करना, जिसे हम जाते हैं किसी को स्टेशन छोड़ेंगे सी आप करते हैं, है ना। जब लेने जाते हैं तो कहते रिसीव करने गए हैं, इस तरीके से। तो उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट का उद्देश्य क्या था, सी आप माई अंकल, अपने अंकल को अलविदा करना, छोड़ना। तो इस बात को हम पहले ले लेंगे, तो हो जाएगा आई वेंट टू द स्टेशन, जो क्रिया दी गई है ऑलरेडी दिया गया है इंफिनिटी में, टू सी आ माई अंकल। ठीक, इस तरीके से आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, क्यों गया, टू सी आ माई अंकल, मैं अपने अंकल को छोड़ने के लिए स्टेशन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, he is too old, इस तरीके से बनाते हैं, he is very old, he cannot walk, इस तरीके से कभी कभी दिया जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, he is very old, he cannot walk, वह चल नहीं सकता। तब रीजन अब देख रहे हैं, यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन है बूढ़ा होना, और उसका रिजल्ट क्या है, न चलना, है ना। रीजन और रिजल्ट भी आ गया। अभी तक हम लोग उद्देश्य को लेके क्वालिफाई कर रहे थे, यहाँ पे तो आ गया ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही बूढ़ा है। रीजन है बूढ़ा होना, और उसका रिजल्ट क्या है, न चलना, कहना वो चल नहीं सकता। तब क्या करेंगे, जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इंफिनिटी में, तो हम क्या करते हैं, इस वेरी की जगह टू लगाते हैं, एडवर्ब हो जाता है। तो जाएगा यहाँ पे ही इज टू ओल्ड, ठीक, टू ओल्ड हो जाएगा, और इस क्रिया को इंफिनिटी में बदल देंगे, तो हो जाएगा टू वॉक, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। मतलब फिर से समझेंगे, जब वाक्य में एडजेक्टिव दिया गया है और दूसरे वाक्य में क्रिया निगेटिव सेंटेंस में होती है, तब क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम इस वेरी को टू में बदल देते हैं, जो कि एडवर्ब होता है, तो जाएगा ही इज टू ओल्ड, और जो दूसरे वाक्य में क्रिया दी है उसको इंफिनिटिव में बदल देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब वाक्य में एडवर्ब और इंफिनिटिव, एडवर्ब और इंफिनिटिव, ये आपका एडवर्ब हो गया,
ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। दोनों का प्रयोग एक साथ होता है, दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला नियम आता है रिमूविंग एडवर्ब टू, रिमूविंग एडवर्ब, यही है आपका, इसी को हटाते हैं, है ना। यही नियम आ गया यहाँ पे कि जब दोनों का प्रयोग एक साथ होता है, एडवर्ब और इन्फिनिटिव, इट ऑलवेज मेक्स अ निगेटिव सेंस, हमेशा इसका अर्थ क्या होता है, नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। इसका निगेटिव अर्थ क्या हो गया, इसका निगेटिव अर्थ हो गया वो इतना बुरा है कि चल नहीं सकता। जैसे ही इज वेरी ओल्ड, रीजन है, रीजन प्रकट हो रहा है बुरा होना, और उसका रिजल्ट है न चलना, तो दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो इस क्रिया को इन्फिनिटिव बता देंगे और इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा देंगे। ये आपका एडजेक्टिव है, इसके पहले एडवर्ब वेरी को चेंज कर देंगे टू में, तो हो जाएगा ही इज टू ओल्ड टू वॉक, मीन्स वो इतना बुरा है कि चल नहीं सकता। जब दोनों का मीनिंग एक साथ होता है इट ऑलवेज मेक्स ए नेगेटिव सेंस। ओके ओके, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, आज के लिए इतना है। एंड आफ्टर सम टाइम आई विल सेंड अ नोट to you and you will write it in your copy. Okay, thank you.